फैन को सिर्फ एक और मैच जीतना था और उसका दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बनने का सपना पूरा हो जाता। लेकिन एक गद्दार की वजह से उसका पेट वेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यहाँ तक कि वो उसे भी खा जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक और इंसान की बॉडी में रीइंकार्नेट होता है। कहानी की शुरुआत फैन से होती है, जो कि लिंग शाओ पवेलियन का लीडर है। वो अपने माँ बाप की ग्रेव पर जाता है। मैं रेपुटेशन को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक बार मैं कंपटीशन जीत गया तो हमारे सेक्ट को क्लास ए में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना। फैन के स्टूडेंट उसे गुड लक कहते हैं, जिसके बाद वो एक बड़े से ईगल को समन करता है और उस पर बैठकर कंपटीशन के लिए जाने लगता है। और रास्ते में वो अपनी स्पिरिट पेट वेयर को समन करता है, जिसका नजारा सबको बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और वो देखकर ही सब पहचान जाते हैं कि वहाँ से लिंग शाओ पवेलियन जा रही है। अगली सुबह वो कंपटीशन की जगह पर पहुँच जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि लिंग शाओ पवेलियन को इस क्लास कंपटीशन में एंटर करने दिया गया है। उनकी औकात ही क्या है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फॉर्म का जन्म एक ऊंची फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें सिर्फ वही जिंदा बच पाया। लेकिन फॉर्म ने हार नहीं मानी। उसने जमीन से अपने सेक्ट को सीधा यहाँ पर पहुँचाया है। उसने अपने सेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में बी रैंक पर पहुँचाया था। मैं उसे जानता हूँ। उसकी स्पिरिट पेट्स की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। कोई नहीं जानता वो फ्यूचर में कितना आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फैन अपने स्टूडेंट से मिलने जाता है, लेकिन एक स्पिरिट कैट जिसका नाम हाइमी है वह उसके पैरों पर आ जाती है। तो उसका ऑनर डान ये देखकर जेलस फील करने लगता है। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि फोन को उसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट ऑब्वियसली उसे ज्यादा पसंद करती है। डान, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। इसके बाद वो थोड़ी लंबी सी स्पीच देता है, पर बेसिकली वो ये कहता है कि उन सभी को दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बनना है। इसके बाद फोन अपने स्टूडेंट्स के साथ एरिना में एंटर करता है। इसके बाद फैन अपने स्पिरिट पैट को समन करता है, जो देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका ओपोनेंट भी। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि फैन उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो अपने स्पिरिचुअल पेट ग्रेट एप को समन करता है। दोनों स्पिरिचुअल पेट्स आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वेल उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, एप उसके जबड़े में एक धर के घूंसा रख देता है। इसके बाद फैन उसके ऊपर वाटर से अटैक करता है, लेकिन वो अपने फायर स्पेल को कास्ट करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो एप वेल की कुटाई करने लगता है और उसके मुंह से पकड़कर उसे ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। लेकिन फोन उसे हवा की तरफ मूव करके सारी ऑडियंस को बचा लेता है। इसके बाद वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे वाटर अटैक से उस एप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी उस एप के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो एप अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसका पूरा शरीर आग से घिरा हुआ था और वो फोन की तरफ एक बड़ा सा फायर पंच मारता है। ये देखकर उसके स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं, पर डुआन कहता है कि वो फोन पर भरोसा रखें। वहीं फैन भी अपनी वेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो एक इमॉर्टल ब्लैक वेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि उतनी सारी आग को एक ही झटके में खा जाती है। लेकिन वो एप हार नहीं मानता और फिर से फायर पंच से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वेल सभी आग को कंज्यूम करके फिर से वाटर से अटैक करता है। पानी की बूंदों से छोटी छोटी वेल्स बनने लगती हैं। सारी पानी की बूंदें वेल की तरफ वापस जा रही थीं और फैन और वेल अपने फाइनल अटैक की तैयारी करते हैं। और जब वो एप से टकराते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि एप हार चुका था, जो देखकर सारी जनता बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी कूलिंग कुछ नोटिस करती है। वेल ट्रांसमॉर्चुएटिव स्टेज में पहुंच जाता है और एक रॉटिंग कॉप्स वेल बन जाता है, जो कि आसपास सब कुछ खाने लगता है। फैन समनिंग को कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेल के ऊपर से कंट्रोल खो बैठा था और आखिर में वो वेल उसे भी खा जाता है। इसके बाद हम पास्ट के सीन में देखते हैं, जब उसका फादर उसे वेल स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखा रहा था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेक्ट को वापस खड़ा करने की कसम खाई थी। लेकिन उसके पेरेंट की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। इसी दौरान उसे एक मिस्टीरियस आदमी एक एंशिएंट स्क्रोल देता है, जो कि उसकी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन किया गया था। वो उसे बताता है कि अगर उसकी मौत किसी साजिश की वजह से होती है तो वो एक हेल्दी बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाएगा, जिसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। अपनी मौत के 1 साल बाद फैन की आंखें खुलती हैं, जहाँ वो देखता है कि उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। वो वेल को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो पानी पीने के लिए पास के ही लेक में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल अलग हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन तभी एक बंदा उसे देख लेता है और अपने साथियों को वहाँ बुलाता है। फैन उनके यूनिफॉर्म को पहचान लेता है। वो सब बाई के मेंशन से हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फैन अभी भी कंफ्यूज था और उनसे पूछता है कि उसने किया क्या है, लेकिन वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद जब उसे होश आता है, वो एक काल कोठरी में पड़ा हुआ था। मैंने
मैंने सेक्ट को क्लास ए में पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गया। पर कम से कम मैं जिंदा हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। पर मुझने दिया, वेल किसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल गया? पर उससे पहले मुझे जानना होगा कि ये बॉडी आखिर है किसकी। तो इसके लिए वो सबसे पहले उसके स्पिरिट पेट्स को समन करता है और वो देखता है कि उसमें एक डॉग और एक कैक्टस है। वो उन दोनों से उनके स्किल्स के बारे में पूछता है, लेकिन टेडी वहाँ पर सूसू करने लगता है और वो कैक्टस उसे हवा में ऊपर उठाता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है और इससे पहले कि दरवाजा खुले वो उन दोनों स्पिरिट्स को छुपा लेता है। ओए लू, तुम्हें मिस बाय बुला रहे हैं। और ये बदबू कैसी आ रही है? माफ करना, थोड़ा जोर से प्रेशर आया था। रास्ते में लू बहुत सारे सवाल कर रहा था, लेकिन गार्ड उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और बाय के चैम्बर में लेकर जाता है। वहीं रास्ते में उसने अपने हाथ को खोल लिया था, लेकिन इससे पहले कि गार्ड देखता वो उसे छुपा लेता है। जब वो बाय के रूम में जाता है वो उसे पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने अभी तक उसे जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि आप बहुत दयालु हैं और आप चाहती हैं कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, है ना? तुमने मेरी दवाई में नशीली दवाई मिलाने का पाप किया है, वरना तुम मेरी वैसी ड्राइंग्स नहीं बना पाते। तुम्हें मारना सही सजा नहीं होगी, इसलिए तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे और मेरे सर्वेंट की तरह रहोगे। ये सब सुन के फैन घबरा जाता है। अरे मैडम, मुझे इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है। मैं सेवादार अच्छा नहीं बनूंगा। आपको इसके लिए किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी? जिसके बाद वो अपने स्पिरिट स्नेक को समन करके उसे उड़ता हुआ दूर फेंक देती है। उसे लग रहा था कि इतने में तो वो मर ही गया होगा, लेकिन फैन अभी भी जिंदा था और वो अपने स्पिरिट पेट्स को समन करता है। पर उन्हें देखकर बाई जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन लू अपने पेट्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। सबसे आगे टेडी जाता है, जो कि असल में बस डिस्ट्रैक्शन था। जिसके बाद वो कैक्टस को भेजता है, जो कि अपने लंबे हाथों की मदद से उस स्नेक को बांधने लगता है। बाई ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि लू दो पेट्स के साथ एक साथ लड़ पा रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो स्नेक अपने शरीर को जमीन पर पटकने लगता है, जिसकी वजह से कैक्टस का हाथ छूट जाता है और मौका पाते ही वो स्नेक कैक्टस को खा जाता है। लेकिन ये भी असल में लू का ही प्लान था और हम देखते हैं कि वाइन्स ने स्नेक की पूरी बॉडी को पकड़ लिया है और वो अभी हिल भी नहीं पा रहा। जिसके बाद लू टेडी से कहता है कि वो अपने अल्टीमेट मूव का यूज करे, तो वो हवा में कूदकर उस स्नेक को ऊपर सूसू कर देता है। भाई, किस तरह की लड़ाई है ये देखकर बाई को बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था और वो कहती है कि उसके पेट्स भी उसके जितने ही घटिया हैं, तो उसे हर हालत में उन तीनों को खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट स्नेक के सेकंड फेज को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था। उस स्नेक के न्यू फॉर्म के सामने लू के पेट्स एक सेकंड भी नहीं टिक पाते और वो दोनों ही बुरी तरह से जल चुके थे। तो लू उन दोनों को वापस बुला लेता है, लेकिन बायो उससे कहती है कि उसे अपने पेट्स का नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक कैटफिश आ जाती है। लू पानी से बाहर आता है और बाई ये देखकर इम्प्रेस हो रखी थी कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी उसका ध्यान उस कैटफिश पर जाता है, जो कि उसके भाई का था और लू ने उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया है। पहले कैटफिश को कल्टीवेट करके इनविंसिबल वेस्ट बना दिया जाता था, लेकिन पिछले साल के कंपटीशन के दौरान लिंग शाओ का वेल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और अपने ही मास्टर को खा लिया। वो तो गलती से हो गया था, जो भी हो, पर उसके बाद लीग ने टर्मिनेशन लेटर इशू किया था, जिसकी वजह से सभी कैटफिश को मार दिया गया था। पर मेरे भाई ने मंडक को रखा और शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यही एक है। लिंग शाओ पवेलियन का मास्टर ही एक कैटफिश को कल्टीवेट कर सकता है, तो बाकियों के लिए ये एक यूजलेस फिश है। ये सब सुन के लू को गुस्सा आ जाता है और बाय अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लू उसके स्नेक को मुंह से पकड़ लेता है और कैटफिश से कहता है कि उसे खा जाए। उस छोटी सी मछली को इतने बड़े स्नेक को खाता हुआ देखकर बाई भी हैरान हो जाती है और लू इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाई के गार्ड्स उसका पीछा करना नहीं छोड़ते, तो वो एक ऊंचे एक्लिप से छलांग मार देता है और कैक्टस की मदद से स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है। लू बचकर भाग गया था, इसकी वजह से बाय बहुत गुस्सा होती है और अपने गार्ड्स से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे लू जिंदा या मुर्दा उसके पास चाहिए। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है, क्योंकि उसका भाई तानशु वहाँ पर पहुँच गया था और बाय से पूछता है कि वो किसको मारना चाहती है। दूसरी तरफ लू को होश आता है और अब उसे सच में यकीन हो जाता है कि वो सब सपना नहीं था। वही बाय अपने भाई को सब कुछ बता देती है और वो ये जानकर दुखी था कि उसकी कैटफिश भी जा चुकी है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ चीजों को खा सकती है और शायद एक दिन वो अपने मास्टर को भी खा जाए। उसके फुल पोटेंशियल पर सिर्फ उसे फैन लेकर जा सकता है, पर वो मर चुका है। हमें लू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में संभाल लूंगा। इसके बाद लू एकेन में जाता है और बताता है कि वो लिंगशाओ पवेलियन का एक मेंबर है। ये सुन के आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर आ जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से एक ट्रांसपोर्ट पेट मांगता है, क्योंकि ये सीन के साथ लिंगशाओ पवेलियन का एग्रीमेंट था। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट लू से कहता है कि वो सेक्ट का कोड दिखाए। उसके मूव्स और साथ साथ लू उसे सब कुछ करके दिखाता है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट नहीं पहचानता और आखिर में अपनी बुक को खंगालने के बाद उसे लिंगशाओ पवेलियन दिखी जाती है। लू एक सोनिक फैल्कन की मांग करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसके सेक्ट को लिस्ट से निकाल दिया गया है।
तो उसे सवारी के लिए सिर्फ एक सूअर मिल सकता है। रास्ते में वो याद करता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि उसका सेक्ट अब डी क्लास चुका है। लीक के सभी कैटफिश को मरवाने के बाद बाकी के सेक्स ने लिंगशाओ के सारे रिसोर्सेज चुरा लिए, तो उसे लीग लिस्ट से निकाल दिया गया और अब वो सिर्फ एक फोक ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह चुकी है। दूसरी तरफ फैन की एक स्टूडेंट जिसका नाम डोंग है कई सारे डिशेस बनाती है। तुम ये कर क्या रही हो? तुम्हें पता है ना कि सेक्ट में रिसोर्सेज बहुत कम है। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। दूसरी तरफ लू स्पिरिचुअल पेट्स के हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो अपने पेट्स को हील करवा सके और उनके स्टेटस सर्टिफिकेट्स ले सके। जिसके बाद वो एक दूसरे काउंटर में जाता है और डिफेंस बबल्स के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ही बचा है। लू उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और उसे लग रहा था कि अब तक चीजें बहुत स्मूथली जा रही हैं, लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है। वो बबल मेरा है, मैं उसके 3 गुना पैसे देने वाला हूँ। माफ करना, पर मैं इसे पहले ही इन्हें बेच चुका हूँ। लेकिन तभी वो बंदा अपने स्पिरिचुअल पेट को समन कर लेता है, पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि खाने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि वो असली लो को पहले से जानता था। जो उससे पूछता है कि आखिर वो चला कहाँ गया था। मैं बगीचे में फूल उगा रहा था और कुत्ते को बड़ा कर रहा था। लेकिन जो को उसके ऊपर शक हो जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर भी अलग था और उसने दारू भी नहीं पी। असल में कल रात एक लड़की के साथ मैंने मस्त दारू पी थी। लेकिन जो पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर वो उसे ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन में हरा देगा तो वो जो चाहे वो उसे रिवॉर्ड में देगा। लू याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में पार्टी शार्टी करना उसके बस का नहीं था, क्योंकि वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था। लेकिन इस नई बॉडी के साथ वो बड़ी आसानी से ड्रिंकिंग कंपटीशन जीत जाता है और जू नशे में बेहोश हो रखा था। लू उस बबल को ले लेता है और उस लड़की को भी फ्री कर देता है जिसे जू ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद उस स्क्रोल की मदद से लूज फिश को बबल स्किल सिखा देता है और वापस से अपने सेक्ट की तरफ निकल जाता है। वहीं जिस लड़की को उसने आजाद किया था वो छुपकर उसे देख रही थी। वहीं लिंगशा पवेलियन के ऊपर मैग्रॉक गैंग ने हमला कर दिया है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी डॉन हायाम को समन करके उन दोनों के साथ लड़ने लगता है। वो देखते हैं कि वो एक स्पीड टाइट पेट है, पर टर्टल और लिजर्ड उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्ली बड़ी ही आसानी से उन दोनों पेट्स को हरा देती है और वो इतनी तेज थी कि वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाते। इसके बाद वो एक पीतल पेट को समन करते हैं, लेकिन हायाम अपनी स्पीड से उसके आर पार चली जाती है। अब तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा ना, तुम हमारे शक की बराबरी नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन जब वो भाषण दे रहा था, एक अटैकर बीटल को कंट्रोल करने लगता है और गोयालिंग पर सरप्राइज अटैक कर देता है, तो उसे बचाने के लिए हायाम उसके सामने आ जाती है। लेकिन असल में वो एक ट्रैप था और वहां पर वो लेजर्ड आकर हायाम को पकड़ लेता है। वहीं लू भी अपनी सेक्ट पर पहुंच चुका था और वो ये देखकर हैरान था कि 1 साल में ही इसकी क्या हालत हो गई है। लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था और आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। अंदर जाने पर वो सबको दुखी और परेशान देखता है। उसका सेक्ट एक छोटे से गैंग से हार रहा था। मैग्रॉक गैंग को लगता है कि वो जीत चुके हैं क्योंकि उनके पास अब और फाइटर नहीं है। लेकिन तभी अचानक से टेडी उनके ऊपर सुसु करने लगता है। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? तो लू उन्हें चिढ़ाने लगता है और उसके बात करने के तरीके से गोयालिंग को फैन की याद आने लगती है। वो अपने ड्रैगन लिजर्ड को टेडी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, यहाँ तक कि वो पिलपिला सा पपी उसे हरा भी देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने सारे स्पिरिट्स को समन करते हैं और सीधा लू के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन वो कमजोर होने का नाटक करता है और वहां से भागने लगता है। वो अपने स्पिरिट पेट्स को लू के पीछे फेंक देते हैं, लेकिन जब किसी की नजर उसके ऊपर नहीं थी, वो अपने पेट फिश को उन सभी स्पिरिट्स को खिला देता है। और अब से हम उस फिश को बबल बुलाएंगे क्योंकि वो थोड़ी बहुत बबल जैसी ही दिखती है या दिखता है। वही वो लोग एक कैटफिश को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके बारे में लीक को बताएंगे। तुम लीक को बताओगे? हाँ, अगर बबल तुम्हें भी खा जाता है तो बताने वाला कौन बचेगा? डर के मारे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। गोयालिंग उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो सीधा उसे गले लगा लेता है। तुमसे दोबारा मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। गोयालिंग उससे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लू उसे अपनी असलियत बताने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वेलोस फॉर्म में इसलिए ट्रांसफॉर्म हुई थी क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया था। असल में मैं किसी को जानता हूँ, तुम बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हो। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरता है, उसे फिर से अपने मास्टर की याद आने लगती है। हायाम को मरता हुआ देखकर गोयालिंग रोने लगती है और लू को याद आता है जब हमें वो वाटरफॉल के पास मिली थी, और क्योंकि हायाम को डैन पसंद आया था, वो उसे रखने को कह देता है। वहीं डॉन सारी उम्मीदें खो चुका था और सेक्ट छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उनके पास अब कोई भी स्पिरिचुअल पेट नहीं बचा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लिंगशॉ पवेलियन को ज्वाइन करने आया था और उस वक्त वहां पर सिर्फ एक ही बंदा था, यहाँ तक कि उस सेक्ट के पास एक साइन भी नहीं था। लेकिन फैन कहता है कि वो सेक्ट को टॉपर लेकर जाएगा। डॉन उसके बात पर यकीन कर लेता है और सेक्ट को ज्वाइन करता है। प्रेजेंट में लू डॉन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी भी उनके सेट के लिए उम्मीद है, वो लिंगशॉ पवेलियन को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन डॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे किसी अनजान की दया की जरूरत नहीं है। गोयालिंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अपने मास्टर के विल को पूरा करना होगा, पर डॉन उसे कहता है कि वो असलियत एक्सेप्ट कर ले। उनका सेक्स तभी मर चुका था जब फैन की मौत हुई थी। इसके बाद डॉन वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे बाकी के मेंबर्स भी जाने लगते हैं। गोयालिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं लगता कि वो इतने ताकतवर हैं जो सेक्ट को दोबारा रिवाइव कर सके। और वहां से
जाने से पहले वो अपने सेक्ट को आखिरी बार मुड़कर देखते हैं। लू उन्हें रोकना चाहता था, वो कहना चाहता था कि वो फिर से मेहनत करेगा, सेक्ट को दोबारा खड़ा करेगा, लेकिन उसके गले से ये शब्द बाहर नहीं आते। बारिश खत्म होने के बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो सेक्ट में बच गए थे। गोयालिंग बताती है कि सेक्ट का अगला लीडर डाउन बनने वाला था क्योंकि वो सबसे पहला मेंबर था। उसके जाने के बाद अब आखिरी लीडर कौन बनेगा? तभी वहां पर एक और डिसाइबल आता है जिसका नाम चैंग था। यहाँ पर मास्टर बनने लायक तो सिर्फ एक ही इंसान है। लू को लग रहा था कि वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो असल में गोयालिंग को चुनता है और वो सेक्ट की मास्टर बन जाती है। और अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि उनका अगला कदम क्या होगा। लू कहता है कि उन्हें सबसे पहले नए स्पिरिचुअल पेट्स को पकड़ना होगा। वहीं गोयालिंग जब उसे देखती है उसे फिर से अपने मास्टर की याद आने लगती है। ये फाइनल डिसीजन तो आप ही का होगा मास्टर, मैंने बस सजेस्ट किया। गोयालिंग कहती है कि उनके पास पेट्स नहीं है तो असल में यही उन्हें करना चाहिए। वो मैप पर उन जगहों को देखती है जहां पर वो पेट्स को पकड़ सकते थे, लेकिन हर जगह पर किसी ना किसी का कब्जा था। तभी लोग कहता है कि वो एक अच्छी जगह को जानता है, वो उन सबको लोकेशन पर ले जाता है, लेकिन वो जगह पहले से ही भरी थी जो कि पेट्स के पीछे लड़ाई करने में लगे पड़े हैं। तो वो उन्हें एक क्लिफ के एज पर ले जाता है। चलो हमें किसी ने फॉलो नहीं किया है। जिसके बाद वो वहां से कूद जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो पगला गया है, लेकिन नीचे झांकने पर वो लोग देखते हैं कि वो सही सलामत था। जिसके बाद वो अपने कैक्टस की मदद से उन सबको सही सलामत नीचे उतार देता है। वो उन्हें बताता है कि एक सीक्रेट जगह है, यहाँ पर शायद उन्हें लॉर्ड मिल जाए, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि लॉर्ड का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल एनिमल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं, सोल्जर, जनरल, लॉर्ड और एम्परर, जहां पर सोल्जर ग्रेड के एनिमल्स काफी शांत स्वभाव के होते हैं। हायर ग्रेड वालों के साथ हमें संभल कर रहना होगा। अंदर जाने के बाद टोंग को सामने एक फायरफॉक्स दिखता है। अरे मेरा ब्राउजर उधर क्या कर रहा है? उसे देखकर लू भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी 3 पूंछें, यानी वो अपने सोल बिल्डिंग स्टेज के सेकंड फेज में है। और अगर वो सोल बिल्डिंग पेट है यानी यहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद है। तभी एक लड़का जिसका नाम सोमुचन है वो लू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉच कर पाता है। अगर तुम मेरे इलाके से बाहर नहीं गए तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम लोग होगे। लेकिन तभी वो लू के प्लान को फॉलो करने लगते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनके पास बहुत खतरनाक पेट्स हैं और उन्हें उस चूजे को हराने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। लू के अलावा किसी के पास कोई पेट था ही नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी, तो सू डरकर वहां से जाने लगता है। उनकी एक्टिंग के 40 रुपए तो कटने चाहिए थे, पर वो काम कर जाता है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक लॉर्ड की आवाज थी और वो सभी लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं और सू भी उन सबके साथ उसी तरफ जा रहा था। वहां पहुंचने पर वो लॉर्ड को देखते हैं जो कि राइनो हॉर्न पैंडा था, जो कि अपने मैच्योरिंग के 7th स्टेज पर है। सू कहता है कि जो भी उसे पकड़ेगा वो पेट उसी का होगा और वो अपने फायरफॉक्स से उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन पांडा के स्किल की वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने हॉर्न से सू के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके रंग ही चले जाते हैं। जिसके बाद वो लू के ऊपर अटैक करता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और बाकी सबसे कहता है कि वो पीछे ही रुके, लेकिन अटैक को डॉज करने के बावजूद भी उसका असर उसके शरीर पर होने लगा था। वो टेडी को समन करता है और उससे सुसु करवा कर खुद को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता और अब उसके मुंह पर सुसु था। तभी वो पांडा फायरफॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जब जू उसे उठाता है वो देखता है कि वो जख्म बिल्कुल एक पेंटिंग जैसी थी और थोड़ी देर बाद ही वो जख्म ठीक भी हो जाता है। इन सब चीजों से लू समझ गया था कि वो पांडा अटैक करके रंग को एब्जॉर्ब करता है और उन्हीं की मदद से इल्यूजन्स को क्रिएट करता है। तभी अचानक से वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके पीछे से अटैक कर देता है। लगता है कलर्स की मदद से हमें बस डिस्ट्रैक्ट करता है। उसके मेन अटैक उसके लात घूंसे से ही है। जिसके बाद वो पंडा फॉक्स के साथ लड़ने लगता है और उसके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। वो बम्बू की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। सू कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, जिसके बाद वो उसे शेयर भी कर सकते हैं। लू इसके लिए मान जाता है। वो सबसे पहले टेडी को कहता है कि वो पांडा के ऊपर सुसु करे, जिसके बाद वो कैक्टस से उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और पीछे से ही पांडा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू देखता है कि उसने पत्थर के ऊपर पांडा बना दिया था, जिसके बाद वो अपने हॉर्न की मदद से वहां पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी कर देता है और इसका फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। तो सू फायरफॉक्स से कहता है कि वो अपने फायर को और बढ़ाए ताकि वो उसे ढूंढ सके, और जैसे ही वो उन्हें नजर आता है वो उसे कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन वहां पर पांडा नहीं था और वो ऊपर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पॉल्यूशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उन दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं और वो पांडा आसानी से उन दोनों की कुटाई कर देता है। ये सब देखकर टेडी रियलाइज करता है कि उसे ही मैटर को संभालना होगा, और क्योंकि इस दुनिया में डॉग्स कलर ब्लाइंड होते हैं तो वो सीधा जाकर पांडा के ऊपर अटैक कर देता है और जब वो नीचे गिरा हुआ था एक्स्ट्रा बेइज्जती करने के लिए उसके ऊपर सुसु कर देता है। इसकी वजह से वो पांडा हार जाता है, लेकिन तभी सुन सबको धोखा दे देता है
और पांडा को उठाकर वहां से भागने लगता है और अपने पेट की मदद से उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। जद किस्मत होवे फुद्दू ताकि करूँ बॉर्न बीटा वाला दुद्दू। दूसरी तरफ सू उस पांडा को लेकर इस सेक्ट में आता है और गार्ड्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताता है कि वो योयांग से मिलने आया है, जो कि इस सेक्ट की एक ब्रांच लेशियर सोसाइटी का हेड है। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तुम सच में लॉर्ड को पकड़ ही लाए। तुम हमारे सेक्ट को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पेट को वापस दो। तो वो उसके आइस फॉक्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे रिलीज करने की जगह वो उसके फायर फॉक्स को पकड़ लेते हैं। माफ करना, हम तुम्हारे पेट्स को वापस नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। वो उन गार्ड से शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा था, लेकिन उनके नंबर्स के सामने वो टिक नहीं पाता। तो वो अपने फायर फॉक्स से मदद मांगता है, जो कि अपने फायर अटैक से कुछ गार्ड्स को रोक देता है। जिसके बाद सू सभी को हरा देता है और जो बचे खुचे गार्ड्स थे वो उन सबको आगे बढ़ने को कहता है। लेकिन तभी वो अपने पेट शैडो को समन करता है, जो कि उसके पीछे आकर उसके सर को जमीन पर पटक देता है। दूसरी तरफ फेयर में गोलिंग और बाकी सबको लू का वांटेड पोस्टर दिखता है, पर गोलिंग कहती है कि वो उसके जैसा नहीं दिखता और उन्हें बस उस पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद गोलिंग अपने सेक्ट के फंड्स को विड्रॉ करने जाती है, पर अकाउंटेंट उन्हें बताता है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं और वो रोते हुए सोचने लगती है कि आखिर वो किसने ले लिया। ये देखकर लू को बुरा लगने लगता है, क्योंकि पैसे उसी ने लिए थे। तो वो उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग थी। इसके बाद गोलिंग को एक बहुत ही प्यारा सा पेट दिखता है। सुन बे दुकानदार, एक तो इसके कलर्स एकदम अच्छे नहीं है, हैं? बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे। ऊपर से इसका साइज इतना छोटा है, पैसे कम कर चुपचाप। इसकी बार्गेनिंग स्किल्स तो मेरी मम्मी को टक्कर देती है भाई। जो देखकर बाकी लोग भी इम्प्रेस हो रखे थे। वहीं दूसरी तरफ ची एक रेड थॉर्न पोनी को लेता है और हाँ, इसके लिए भी नेगोशिएशन टोंग के ऊपर ही थी। दोनों पेट्स को पाने के बाद वो सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक आदमी उन्हें रोकता है और वही पांडा को बेचने की कोशिश करता है। उसे देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे पकड़ा था। और गोलिंग शॉपकीपर से कहती है कि ये उनका है, लेकिन वो शॉपकीपर पहचान जाता है कि वो लिंगशा सेक्ट से बिलोंग करती है। सुन बे गुलाबी बॉल, हमने तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ गया था, तो चुपचाप यहाँ से निकलती बनो। ये सुनकर गोलिंग गुस्सा हो जाती है, पर वो बंदा उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन्होंने पब्लिक में अपने पेट्स का यूज किया तो लीग उन्हें पनिश करेगी। अरे ओ काने, इधर पांडा तो देख, भाग चुका है ये। पर असल में उसने पांडा को एक कपड़ा दे दिया था जिससे उसने खुद को छुपा रखा था। तो जैसे ही वो केज को ओपन करता है, पांडा खींच के उसके मुंह पर घुसन धर देता है, जो कि एक नॉकआउट पंच था। इसके बाद टोंग उसे अपना स्पिरिचुअल पेट बनने को कहती है, क्योंकि वो खुद इतनी ताकतवर नहीं है जो अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। वो पांडा उसे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और वो गोलिंग की टीचिंग की मदद से वो उस पांडा के साथ एक बॉन्ड बना लेती है। तभी लू देखता है कि वो दोनों फॉक्सेस भी बेचने के लिए वहां पर रखे हुए हैं। वो जानता है कि सू कभी अपने पेट्स को सेल नहीं करता, तो वो उन्हें भी फ्री कर देता है। जिसके बाद वो इशारे करके उन्हें बताते हैं कि उनके मास्टर को पकड़ लिया गया है और उन्हें उनकी मदद चाहिए अपने मास्टर को बचाने के लिए। क्या हम इस सेक्ट से पंगा ले सकते हैं? लेशर सोसाइटी हमें पहले भी परेशान कर चुकी है और उनका लीडर कम से कम एक स्पिरिट जनरल जितना ताकतवर है। पर अगर यहाँ फान होते तो जरूर वो उनकी मदद करते। मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें सेक्ट में वापस ले जाता है, जहां वो उन सभी को फान के द्वारा लिखा हुआ लेटर देता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो उनके लिए कुछ छोड़कर गए हैं। वो एक पेड़ के पास जाते हैं और खुदाई करने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक और लेटर था। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो, मेरी मौत हो चुकी है। मैं तुम पर ढंग से ध्यान नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पर तुम उम्मीद मत हारना, मैं तुम्हारे लिए चीजें छोड़कर गया हूँ जो कि तुम्हें ताकतवर बनाएंगी और हमारा सेक्ट फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उसके लेटर को पढ़ते हुए गोलिंग इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ यू सू को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपने पेट्स के साथ अपने बॉन्ड को खत्म कर दे, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने उनकी बात मान भी ली तब भी वो उसे मार ही देंगे। इसी दौरान लू और बाकी सब ईस्ट सेक्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और बाहर के गार्ड्स को हराते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो सब सू के सामने खड़े थे। क्यों चिंदी चोर, दोबारा मुलाकात हो ही गई हमारी। जिसके बाद वो उसे फ्री कर देते हैं और उसके दोनों पेट्स उसके पास आते हैं। लू बाकी सबसे कहता है कि वो बाकी के पेट्स को फ्री करें, तब तक वो यांग का ध्यान हटाएगा। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम ताकतवर हो। दूसरी तरफ एक गार्ड यांग को बताता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। हमारे ऊपर अटैक? हाँ, ये तो काफी हिम्मत वाले लगते हैं।
अंदर जाने के बाद लू को एक ट्रेजर हाउस दिखता है जिसमें बहुत ज्यादा कीमती सामान था, यहाँ तक कि अपग्रेड मटेरियल्स भी। उसके पैक्स उन्हें उठा भी लेते हैं। तुम्हें अपग्रेड होना है, चलो इस चिंग चोंग चू को फराने के बाद तुम्हें अपग्रेड भी कर दूंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लोगे तो हम शेयर कर देंगे तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे सेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ लिंगशाओ का बदला लेने आया हूँ। पर फान को तो किसी उसके बंदे ने ही धोखा दिया था ना, तो तुम यहाँ किसको ढूंढते आए हो? यांग का शैडो पेट लू के ऊपर अटैक करता है, जो कि शैडो बिल्डिंग स्टेज के 7th फेज पर है। लेकिन ऐन वक्त पर उसका कैक्टस उसे पीछे खींचकर बचा लेता है। शैडो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब वो कीमती सामान उसके ऊपर फेंकता है, वो उसके पीछे भागना बंद कर देता है। और पीछे देखने पर उसे पता लगता है कि यांग और उसकी शैडो बड़े ही प्यार से सारे सामान को वापस से रैक्स पर रख रहे हैं। ये देख के लू को बड़ा ही मस्त आइडिया आता है और वो अपने पेट्स को कहता है कि वो सारे सामान को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। लू को लग रहा था कि इसकी वजह से उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए बच जाएगा, लेकिन इससे यांग की खिसक जाती है और शैडो उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है और अब उसे भी लगने लगता है कि वो अकेला उस शैडो पेट को नहीं हरा पाएगा। दूसरी तरफ बाकी लोगों ने सभी पेट्स को आजाद कर दिया था, लेकिन तभी उन्हें एक धमाका दिखाई देता है। ये देखकर गोलिंग को लू की फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी वो उनके पास आ जाता है और कहता है कि उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उसी वक्त यांग सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके फॉक्स उसे बचा लेते हैं। उसका फायर फॉक्स उस शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वहां से गायब होकर दूसरी तरफ चला जाता है। इन सब चीजों के दौरान लू रिकवर हो चुका था, लेकिन उसका कैक्टस अभी भी अपग्रेड हो रहा है, तो चैंग भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। सू के फॉक्सेस शैडो को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और चैंग फायर स्पाइरल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त यांग अपने शैडो को अगले फेज में अपग्रेड कर देता है। इससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो उन दोनों पेट्स को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद यांग शैडो को उनके मास्टर्स के पीछे भेजता है। शैडो ग्राउंड के अंदर से मूव करता हुआ गोलिंग को पकड़ लेता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छी फाइट दी, पर आज यहीं पर लिंगशियाओ पवेलियन का अंत होगा, और वो अपने शैडो को गो को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उसी वक्त लू अपने वेल को समन करता है, और जब वो ये सब कर रहा था कैक्टेक्स गोलिंग को बचा लेता है और उसे यकीन नहीं होता कि लू के पास एक कैटफिश है। वेल अपनी पावर से शैडो को पीछे धकेल रही है, तो यांग शैडो को ऑर्डर देता है कि वो दूर से ही अटैक करे, और वो अपने शैडो क्रिस्टल से वेल को जख्मी कर देता है, जिसके बाद शैडो उसे जमीन पर पटक देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वो न्यान से कहता है कि वो अपनी बबल टेक्निक का यूज करे, जिसकी मदद से वो उसकी पकड़ से बाहर आ जाता है। इसके बाद न्यान उसके ऊपर पानी से अटैक करता है। शैडो ने उसके अटैक को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन उसके चिपचिपा सा लग गया था, जिसके बाद वो कैक्टेक्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। और यांग ये देखकर गुस्सा था कि लू ने उन्हीं के मटेरियल्स का यूज करके कैक्टेक्स को अपग्रेड कर दिया। इसके बाद लू नियान को भेजता है ताकि वो शैडो को खा जाए, लेकिन वो जैसे ही उसके सर पर अपना मुंह लगाता है, यांग उसे फ्री होने का ऑर्डर दे देता है। तो सबसे पहले वो कैक्टेक्स को जमीन पर पटकता है, जिसके बाद वो अपनी उंगलियों को नियान के शरीर के अंदर घुसा देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उल्टा और भी तेजी से शैडो को खाने लगता है। लू नियान को ऑर्डर देता है कि वो शैडो को जमीन को छूने ना दे, तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसे खींचता ही जाता है और थोड़ी देर में ही शैडो को पूरी तरह से खा जाता है। लेकिन अभी भी उसका कोर बचा हुआ था, जिसकी मदद से यांग वापस से शैडो को समन कर सकता है। वो सफाई फॉक्स को उस कोर को लेने के लिए भेजता है, लेकिन यांग बची खुची शैडो की पावर्स की मदद से उसे पंच कर देता है, जिससे वो कोर नीचे गिर जाता है। लू स्कोर को लेने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी शैडो बाहर आकर उसे जमीन पर पटक देता है। मुझे इसे हराने के लिए सिर्फ एक अटैक लैंड करना है, पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे? सबकी हालत बहुत बुरी है। लेकिन तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है जिसे लू ने बचाया था, और वो स्कोर को देती है। यांग पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे जोरदार किक मारती है। वहीं लू उसे देखकर पहचान जाता है और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे देखते ही वो लड़की शर्म के मारे लाल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। सारी भसड़ खत्म होने के बाद सू कहते हैं कि उसने यांग को हराने में उनकी मदद की थी, तो उन्हें उसे 90% ट्रेजर दे देना चाहिए। लेकिन तभी लू अपने पेट की सूसू युक्त पावर्स का यूज करता है, जिससे सू भूल ही जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहा था। आगे फैन सभी को अपने अपने लिए पैच चुनने को कहता है, लेकिन उसका ध्यान एक फायर स्टाइल स्टील बॉल पर जाता है, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। थोड़ी देर वहां पर हवाएं तो चलती हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाता है, पर उसके तुरंत बाद ही उसे एक अजीब सा विजन दिखता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वो उसे सेक्ट में वापस लेकर जाते हैं। वहीं स्टील बॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद लू अपने अंदर अलग ही ताकत महसूस हो रही थी। इसके बाद वो नियान के स्पेस को चेक करने के लिए उसके अंदर जाता है। जैसे जैसे नियान का स्पेस बढ़ता है, उसके फंक्शंस भी बढ़ने लगते हैं
और उसे लगता है कि डी क्लास के असेसमेंट एग्जाम से पहले उनके सारे पेट्स सोल बिल्डिंग स्टेज के हाई फेज तक पहुंच जाएंगे। तभी उसे याद आता है कि शायद गोलिंग ने नियान को देख लिया था, तो वो उससे बात करने जाता है। पर वहां पहुंचने पर वो देखता है कि गोलिंग की आंखों में आंसू थे। वो उसे बताती है कि वो अपने मास्टर से प्रार्थना कर रही थी और बता रही थी कि कैसे लू ने उनके सेक्ट की फिर से सारी उम्मीदें जगा दी हैं। इसके बाद वो गोलिंग को बताता है कि उसे किस तरह से वो कैटफिश मिली थी। इसके बाद गोलिंग उसे वो वांटेड पोस्टर दिखाती है, जो देखकर लू घबरा जाता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। गोलिंग कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया है उसने उनकी मदद के अलावा कुछ और नहीं किया, तो उसे यकीन है कि वो कोई ठरकी लौंडा नहीं है। मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे हर वक्त अपने मास्टर की याद आती है। क्या तुम सच में फैन तो नहीं? मही उनकी बातें बाहर टांग और टोंग सुन रहे थे। मही बिना गद्दार के पता लगे वो अपनी सच्चाई को नहीं बता सकता था, तो वो कहता है कि उसे लड़कियों को ताड़ना बहुत पसंद है। ये सुनते ही वो दोनों अंदर आ जाते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद चांग उसे वहां से ले जाता है और टोंग गोलिंग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि लू फैन को जानता था। लेकिन गोलिंग को यकीन है कि फैन लू जैसे ठरकी आदमी को नहीं जान सकता। वैसे भी उन्हें अभी डी क्लास असेसमेंट एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। 10 दिन बाद वो पिग्स पर कहीं जा रहे थे, लेकिन चंग अपने पिग को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कि सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। गोलिंग उन्हें बताती है कि उनका बजट बहुत टाइट है, तो उन्हें पिग्स की ही सवारी करनी होगी। वो सब अपने एग्जाम के लिए जा रहे थे, जो कि एक आइलैंड पर होने वाला है, जहां पर उन्हें एग्जामिनर लेकर जाएगा। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसने उन्हें बचाया था। कुछ समय बाद वो एग्जामिनेशन स्क्वायर में पहुंच जाते हैं, जहां की काफी सारे कंपेटिटर्स पहले से ही मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग पहचान जाते हैं कि वो पहले क्लास पी सेक्ट हुआ करते थे और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। ये सब सुन के चंग को गुस्सा आने लगता है, पर गोलिंग उन्हें इग्नोर करने को कहती है। इसके बाद गोलिंग एग्जामिनर से मिलने जाती है, जिसका नाम ली है। वो उससे पूछती है कि इस बार इतने सारे पार्टिसिपेंट्स क्यों हैं? ये आप ही के सेक्ट के कारण हुआ है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उन्होंने आपसे चीजें चुराकर खुद को क्वालिफाई करा लिया, और टोटल 8 सेक्ट्स कम्पीट करने वाले हैं। लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड है, तो हमें पहले ही डिसाइड करना होगा कि कौन यहाँ से आगे जाएगा। तभी वोंग कहता है कि लिंगशाओ ने पहले ही उन्हें बहुत कुछ ले, उन्हें भी अपनी सीट गिव अप कर देनी चाहिए, और वो गोलिंग की भी बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन तभी उसके सामने लू आ जाता है और उससे पूछता है कि उनके सेक्ट को किसने लूटा था। गोलिंग उन सभी सेक्ट्स के नाम लू को बता देती है और लू उन सभी सेक्ट्स को अपने सामने आने को कहता है। ये सुन के सभी को लगने लगता है कि उसका सर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। जब तुम्हारा सेक्ट मुसीबत में था तब मास्टर फैन ने तुम्हारी मदद की थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया था, बड़ा फर्क किससे पड़ता है कि कौन मौके का सबसे पहले फायदा उठाता है। अगर ऐसा ही है तो जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी सही होगा। वो टेडी को समन करता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सोल बिल्डिंग के 8वें स्टेज पर है। पर वोंग कहता है कि एक छोटा सा पपी उसे हराने के लिए काफी नहीं है, और वो भी अपने स्पिरिट पेट्स को समन करते हैं। लेकिन तभी कैक्टिक्स पीछे आकर उनके सारे पेट्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद टेडी अपना स्पेशल अटैक करता है। वोंग जमीन पर पड़ा हुआ बाकियों से मदद मांगने लगता है, पर वो देखता है कि बाकी सब पहले ही हार चुके हैं। जितना सामान तुम लोगों ने चुराया था उसका 3 गुना तुम्हें हमें वापस करना होगा। इसके लिए वो सभी लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन के बाद वो सारा सामान लौटा देंगे। वहीं वोंग जहर को उतारने के लिए कह रहा था, तो लू के कहने पर टेडी फिर से उसके ऊपर सूसू करने लगता है, जिससे उसका जहर उतर जाता है। इसके बाद गोलिंग एग्जामिनर को बताती है कि उन्होंने नंबर्स को कम कर दिया है, तो वो उन्हें बताता है कि जो इस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं वो है लिंगशाओ, सेओबाई मो स्टडी और वोंग गेट। तभी चांग देखता है कि सूप भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, और वो ये देखकर हैरान था कि उनके पेट्स इतनी जल्दी इवॉल्व भी हो गए हैं। फैन कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जब ये बात वोंगू का लीडर सुनता है, वो कहता है कि वो भी उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है, पर सू उनसे कहता है कि उनका सेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, जो सुनकर वो भड़क जाता है। लू देखता है कि बाइमो स्टडी की लीडर एक बुढ़िया है, और उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद लियो ने बताता है कि उन सभी लोगों को आइलैंड पर कैटफॉन्स के जरिए लेकर जाया जाएगा। लेकिन उन्हें देखकर टोंग घबरा जाती है, क्योंकि वो पहले कभी भी उन पर नहीं बैठी। कुछ देर बाद वो कैटफॉन्स उन्हें आइलैंड पर पहुंचा देती है, जहां पर वो लू से मिलते हैं, जो कि लिंगशाओ पवेलियन की फैन है। लेकिन जो उनके मास्टर के साथ हुआ उन्हें उनके लिए बुरा लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, जो मास्टर करना चाहते थे हम उनकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। यकीन है तुम अपने काम में सक्सेसफुल जरूर होगे। लेकिन उनका करीब आना वोंगू के लीडर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो उन सभी के हाथों में एक एक ब्रेसलेट पहनाने लगती हैं, जो कि इस कंपटीशन की की डिवाइस है। आगे हमें पता चलता है कि ये सारे नए पेट ब्रीड्स हैं, जिन्हें लीग ने कंपटीशन के लिए ही बनाया है। जब कोई पार्टिसिपेंट उस ब्रेसलेट को पहनता है, वो उनके रियल टाइम बिहेवियर को सेंस कर सकता है। इससे एग्जामिनर्स को उन्हें मॉनिटर करने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद वो उन्हें रूल्स बताती है। उन्हें हमेशा अपने ब्रेसलेट को ऑन रखना है, पानी में नहीं गिरना है, और तीसरा और आखिरी रूल, लूजर्स को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद वो सभी आइलैंड पर एग्जाम के लिए चले जाते हैं।
दूसरी तरफ बाय अपने भाई टोंगशू के साथ आती है जो कि एग्जाम को सुपरवाइज करने वाला है। वहीं लू कहती है कि र्यूमर्स के हिसाब से बाय का हाथ फैन की डेथ के पीछे था। टोंगशू उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि उनके फैमिली के खिलाफ चलाई जा रही है। ये सुन के वो घबरा जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। हमारा सेक भी बी रैंक का था तो लोगों को लगता है कि उनका कंपटीशन हमारे साथ होने वाला था, पर मैं फैन के साथ लड़ चुका हूं और भले ही हमारी उम्र बराबर थी, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि वो आइलैंड पानी के ऊपर आ रहा था और हमें पता चलता है कि वो असल में एक बड़ा सा टर्टल है। इसके बाद सभी एग्जामिनर्स को उन पेट्स के साथ कनेक्शन बनाने को कहा जाता है ताकि वो पार्टिसिपेंट्स को मॉनिटर कर सके। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि पूरे आइलैंड पर 500 बॉल्स को फैला दिया गया है। जब वो बॉल को अपनी ब्रेसलेट से टच करेंगे उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा और 300 बॉल्स को कलेक्ट करने के बाद कंपटीशन का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। गोलिंग एक बॉल को कलेक्ट कर लेती है, लेकिन चंग जब दूसरे को पकड़ने जाता है वो अचानक से जमीन में घुसकर भाग जाता है। ये देखकर वो रियलाइज करते हैं कि बाकी के सेक्स अपने स्पिरिट पेट्स का यूज कर रहे हैं। यानी इन बॉल्स को कलेक्ट करना आसान नहीं होने वाला। लू उन्हें बताता है कि टॉप पोजीशन के लिए उन्हें कम से कम 20 बॉल्स को इकट्ठा करना होगा, तो बेहतर यही होगा कि वो अलग अलग जगह पर जाएं और हर एक मेंबर को कम से कम 5 बॉल्स को कलेक्ट करना होगा। बाई देखती है कि सारे सेक्ट बड़ी तेजी से बॉल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि एक सेक्ट ने 18 बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है, तो गवर्नर उसे बताता है कि रेड निशान का मतलब है कि उन्होंने अपने ब्रेसलेट को उतार दिया है और अपने पेट्स की मदद से बॉल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी एक बंदा उनके सारे पेट्स को पकड़ लेता है जिसका नाम शिन याओ है, जो कि इस सेक्ट के बैक इन सोसाइटी का मेंबर है। वो अपने पेट्स को वापस मांगते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथ को अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तुम लोग बिना अपने ब्रेसलेट के हार भी नहीं मान सकते। तभी एग्जामिनर्स नोटिस करते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेसलेट 3 मिनट से ज्यादा उतार कर रखा था। वहीं टोंगशू को लगता है कि उनके ऊपर जरूर किसी ने हमला किया होगा, तो गवर्नर इसे चेक करने के लिए एग्जामिनर्स को वहां भेज देता है। तभी वो अनाउंसमेंट सुनता है कि उस सेक्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उसे अपने साथियों की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक और ग्रुप आ जाता है और वो देखता है कि ये वही बंदा है जिसने लू को पहचान लिया था। लू उनसे बचकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन टैडी एक लड़की को पहचान जाता है और उसके पास चला जाता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि लू भी यहीं कहीं है। दूसरी तरफ कूलिंग एक बॉल को कलेक्ट करती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर 2 बंदे आ जाते हैं जो कि उसकी बॉल्स को छीनना चाहते थे। ओए लड़की, तुम्हारा सेक्ट कौन सा है? तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है जो उन्हें बताता है कि उसका नाम गोलिंग है और वो लिंगशाओ सेक्ट से बिलोंग करती है। और हम देखते हैं कि वो डॉन था। उसे देखकर गोलिंग खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन डॉन उसके सवाल का जवाब नहीं देता। वहीं वो दोनों अपने पेट को समन करते हैं और डॉन से कहते हैं कि ये लड़की उसका शिकार है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उन्हें इग्नोर करके वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और एक बंदा अपने पेट को उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। लेकिन तभी हाइम वहां आकर उसके पेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाइम को जिंदा देखकर गोलिंग खुश हो जाती है, लेकिन जब वो उससे मिलने जाती है वो देखती है कि असल में वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वो दोनों बंदे अपने पेट्स पर एनहांसमेंट टोटम का यूज करते हैं और उन्हें डैन पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन डैन हाइमी की मदद से उनके पेट्स को खत्म कर देता है और उन्हें इतनी बुरी तरह से मारता है कि वहां पर खून की बारिश होने लगती है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो हाइम को उन दोनों को मारने के लिए भी भेज देता है, पर एन वक्त पर वो हार मान लेते हैं, तो वो उन्हें जिंदा छोड़कर हाइम को वापस बुला लेता है। इसके बाद गोलिंग देखती है कि हाइम हारे हुए एनिमल्स को खा रही थी और डैन से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। डैन बताता है कि वो बच गई और ताकतवर हो गई है क्योंकि उसने राक्षस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और वो गोलिंग को भी अपने सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर वो उसे बताती है कि लिंगशाओ बड़ी तेजी से रिकवर हो रहा है और उनका पेट भी 1 महीने के अंदर सोल बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गया है और ये सब कुछ लू की वजह से हुआ है। और वो डैन को भी वापस से सेक्ट ज्वाइन करने को कहती है, पर ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी बाहर के बंदे की मदद से तुम सेक्ट को रिवाइव करना चाहती हो, वो भी इन बचकाने पेट्स के साथ? तुम्हारा सेक्ट कहीं नहीं पहुंच सकता और उस लू को मुझसे दूर रखना। अगर वो मेरी नजरों के सामने आया तो मैं उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ चैंग को चौथी बॉल मिल जाती है, पर वो ये सोच रहा था कि सोल बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद भी उसका पेट जरा भी नहीं बदला। ये जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लगता है हर जगह ये मेरी बेइज्जती कराएगा, इसे तो बेच दूंगा मैं। तभी चैंग को एक और बॉल मिल जाती है और वो उसे भी कलेक्ट करने वाला था, पर उसी वक्त वहां पर एक मिन नाम का बंदा आ जाता है और कहता है कि वो बॉल उसे दे दे। लेकिन चैंग उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो बटला था। लेकिन ये सुनकर वो भड़क जाता है और बताता है कि वो स्वॉर्ड शेकिंग टेम्पल का मास्टर है
ओ लिटिल, ये बच्चा तो कहीं का मास्टर निकला, तेरे लिए दुकान से चीजें लेकर आऊं। लेकिन चैंग का मजाक उड़ाना उसे भारी पड़ने लगता है, क्योंकि जब मिन अपने पेट को समन करता है सभी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर जाता है। यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी उसे ही देख रहे थे, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल पेट एम्परर ग्रेड का था। एग्जामिनर गवर्नर को बताते हैं कि वो ड्रैगन मिन का है, पर उसे लगता है कि एक एम्परर लेवल पेट एक बच्चे के पास हो ही नहीं सकता। लेकिन टोंगशू उन्हें बताता है कि ऐसा किया जा सकता है जिसमें पेट का एम्ब्रियो चाइल्ड के स्पिरिचुअल पेट पूल में प्लेस कर दिया जाता है। अगर ऐसा किया जा सकता था तो पापा ने मुझे क्यों नहीं दिया। ये टेक्निक सक्सेसफुल तभी होती है जब बच्चा टैलेंटेड हो। ये सुन के बायूस के पर गुस्सा होने लगती है, पर वो कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अगर मिन इतना ज्यादा पावरफुल है तो जरूर उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया होगा। दूसरी तरफ चैंग ये देखकर हैरान था कि मिन स्पिरिचुअल पेट कंपनी के प्रोसेस को सक्सेसफुली पूरा कर पाया है। और पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी उसके ऊपर स्पिरिचुअल पेट कंपनी टेक्निक का यूज करने की, लेकिन चैंग में इतना टैलेंट नहीं था। इसकी वजह से वो हर बार फेल ही होते गए। इसकी वजह से आसपास के सभी लोगों ने ताने मारने लगे थे, तो उसके फादर ने कोशिश करना बंद कर दिया और उससे दूर चले गए। इन सारी चीजों को वापस याद करके वो रोने लगता है और कहता है कि उसके स्पिरिचुअल पेट में कुछ भी खास नहीं है। इसके बाद मिन अपने ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टोंगशू बाई को बता रहा था कि अगर कल्टीवेटर के खुद की पावर ज्यादा नहीं है तो वो अपने स्पिरिचुअल पेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बेवकूफ ड्रैगन, तुम कहाँ टकरा गए जाके, दिखता नहीं है तुम्हें। ये सब सुनकर ड्रैगन भी भड़क जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन मिन पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से वो दोनों ही आपस में भिड़ने लगते हैं। तो चैंग इस मौके का फायदा उठाता है और एक पत्थर को हवा में फेंकता है। पोनी अपने थर्न को फेंककर उस पत्थर के टुकड़े कर देता है जो कि स्पाइक्स में बदल जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन अपने एक ही अटैक से सारे स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसका ये अटैक उस टर्टल को भी लग जाता है और वो पूरा आइलैंड मूव करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों मिन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर वो अपने पेट के साथ कनेक्शन बना लेता है और उसकी थोड़ी पावर्स का यूज करके उन दोनों को पीछे धकेल देता है। इसके बाद पोनी अपने स्पाइक से मिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके सारे स्पाइक्स मिन से टकराकर टूट जाते हैं, जिसके बाद वो चैंग को पंच करके जमीन पर गिरा देता है। लेकिन पावर्स में इतना फर्क देखने के बाद भी चैंग और पोनी हार नहीं मानते और उससे लड़ते ही जाते हैं। लेकिन मिन आसानी से उन दोनों की अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। वो उन दोनों की कुटाई करता ही जाता है, लेकिन चैंग हार नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पावर्स की जरूर कोई लिमिट होगी। थोड़ी देर बाद ही वो देखता है कि मिन की पावर्स खत्म हो रही हैं, तो वो थर्न को कहकर उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन एंड वक्त पर वो फिर से ड्रैगन से पावर्स मांगता है और उन दोनों को हरा देता है। जिसके बाद वो चैंग को पंच करने वाला था, लेकिन एंड वक्त पर उसका फादर वहां आकर मिन को रोक देता है। ये देख के मिन परेशान हो जाता है और अपने फादर के ऊपर भड़कने लगता है, पर वो उसे समझाते हैं कि अगर उन्होंने उसे ना रोका होता तो चैंग की मौत भी हो सकती थी, और तुमने इतनी जल्दी ड्रैगन को समन क्यों कर लिया है। अब सबका ध्यान हमारे ऊपर है। सुन बे पद्दी, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो हमारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि आप लोग मुझे मार ही दें। लोगों को डराना आपके बस की बात नहीं है, आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। वो सब ठीक है, तुमने पॉइंट्स कितने इकट्ठे किए हैं। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और 1 पॉइंट इकट्ठा किया है। चैंग को लगता है कि उसका फादर मिन की कुटाई करने वाला है, जैसा कि उसके साथ हुआ करता था, लेकिन उसका फादर कहता है कि उसे उसके ऊपर गर्व है, जो देखकर चैंग को जलन होने लगती है। तभी वो फिर से खड़ा होता है और मिन से कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर हराएगा। दूसरी तरफ वो पांडा टोंग को एक बॉल ढूंढ के देता है और उसने इस एरिया के सारे बॉल्स को कलेक्ट कर लिया था, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पांडा उसे इग्नोर करता जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके पास की लाइट्स गायब हो रही हैं, यानी उनके आसपास और लोग हैं, लेकिन पांडा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने बैम्बू को चबाता हुआ सीधा उनके सामने पहुंच जाता है। टोंग को लग रहा था कि वो उनके सामने नहीं टिक पाएगी क्योंकि वो 3 थे, लेकिन पांडा वहां जाकर उन्हें चैलेंज कर रहा था और उनसे कहता है कि वो अपने सारे बॉल्स उसे दे दे। वहीं टोंग ये सोच रही थी कि उन लोगों ने अपने बॉल्स को ब्रेसलेट में क्यों नहीं डाला है। तभी वो पांडा उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी समझ जाते हैं कि लड़ने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अपने अल्टीमेट मूव से उस पांडा को हरा सकते हैं और वो तीनों अपने प्यारे प्यारे पेट्स को समन करते हैं। उनके सारे पेट्स एक साथ उस पांडा के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में उन तीनों को हरा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों लड़कियां डर के मारे रोने लगती हैं। तभी टोंग बाहर आकर उनसे कहती है कि वो अपने बॉल्स को उनके हवाले कर दें, पर वो उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी दोस्त यान को बचाने के लिए इन बॉल्स की जरूरत है।
वो असल में एक नया सिंगिंग ग्रुप है और उनके मास्टर ने इस कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा था ताकि उन्हें और भी ज्यादा एक्सपोजर मिल सके, और उन्हें नहीं पता था कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स उनके ऊपर अटैक कर देंगे। वो फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पेट सिर्फ क्यूट बनना ही जानते हैं और यांगन को हॉस्टेज की तरह रख लिया गया है, और अगर वो उसे वापस चाहते हैं तो उन्हें बॉल्स को इकट्ठा करके उन्हें देना होगा, वरना वो मारी जाएगी। ये सब सुनकर टोंग उनकी मदद करने का डिसाइड करती है। वो लड़कियां उस बंदे के पास वापस जाती हैं और उसे बताती है कि वो सिर्फ 3 बॉल्स को ही कलेक्ट कर पाई, लेकिन ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो यान को मारने की धमकी देने लगता है। और तभी वो कहते हैं कि वो कंपटीशन को जीतने का सीक्रेट जानते हैं और वो कुछ बाहर निकालने की एक्टिंग करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पांडा उसके पीछे आ जाता है और उसके पेट को खींचकर यान से दूर कर देता है। वो बंदा अपने पेट को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन पांडा अपनी एक पंच से ही उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़कियों को लगता है कि अब यान बच चुकी है, लेकिन तभी वो बंदा अचानक से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि उसने उसकी गर्दन पर एक स्पाइन ब्रेकिंग पेट रख दिया था और अगर वो उसकी हर बात को नहीं मानते हैं वो उसकी गर्दन को तोड़ देगा। तो टोंग पांडा को शांत होने का ऑर्डर देती है। वो बंदा सबकी गर्दन पर उस वॉर्म को लगाने वाला था, लेकिन तभी टोंग को कुछ होने लगता है और वो अपने पास्ट को देखती है जब उसे एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा था। और जैसे ही वो वॉर्म टोंग के ऊपर लगाने वाला था, टोंग उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पांडा यान की गर्दन से उस वॉर्म को निकाल देता है। तो लड़कियां यान को सही सलामत देखकर खुश थीं और टोंग का शुक्रिया अदा करती हैं, लेकिन टोंग ने खुद के ऊपर से काबू खो दिया था और तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और बेहोश होने से पहले क्या हुआ था उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो लड़कियां से बताती है कि उसने उस बंदे को हरा दिया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं कर पाती। इसके बाद वो लड़कियां बॉल्स को उसे दे देती हैं और कहती हैं कि वो कंपटीशन से क्विट करके लिंगशाओ पवेलियन को ज्वाइन करेंगी। दूसरी तरफ एक एग्जामिनर बताता है कि एग्जाम को शुरू हुए 4 घंटे हो गए हैं और इस सेक्ट की बैकएंड सोसाइटी टॉप पर है और लिंगशा पवेलियन 7th प्लेस पर है। और जब वो टियानियन सेक्ट के पास गई, वहां पर उसने देखा कि सभी मेंबर्स की मौत हो गई है। तो गवर्नर इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है क्योंकि कोई रूल्स का फायदा उठाकर लोगों की जान ले रहा है। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जिसके साथ एक जैन नाम की लड़की थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अपने ग्रुप के पास वापस जाओ। लेकिन वो कहती है कि वो बस टेडी को देखना चाहती थी क्योंकि वो काफी समय से उससे नहीं मिली है। तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का इंसान हूँ? लेकिन तभी जैन अचानक से उसके करीब आ जाती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये सुन के लू शर्मा जाता है और कहता है कि वो अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुन के जैन को लगता है कि उसकी अजीब बीमारी फिर से वापस आ गई है। बीमारी? जब मैं बीमार होता हूँ तब मैं क्या करता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? लेकिन ये सुन के वो शर्मा जाती है और उसके मुंह पर मुक्का धर देती है और कहती है कि उसे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था। तभी वहां पर सू का फायरफॉक्स आ जाता है और सू ये देखकर हैरान था कि उसने लू के ऊपर अटैक नहीं किया। तभी उसकी मास्टर पूछती है कि क्या लू उनका दुश्मन है, पर सू उसे बताता है कि वो उसके दोस्त हैं और लू उससे कहता है कि वो बॉल्स को कलेक्ट करने में उसकी मदद करे। लेकिन तभी उन्हें एक बंदा दिखता है जिसका ओरा डरावना था। वो बताता है कि उसका नाम शिंग है और वो बैकएंड सोसाइटी का एक मास्टर है। सू कहता है कि उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस है ही नहीं। शिंग को लगता है कि वो सही कह रहा है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि अब पार्टिसिपेंट्स दूसरों की ब्रेसलेट्स को टच करके उनके पॉइंट्स को छीन सकते हैं। तो शिंग उनसे लड़ने का डिसाइड करता है और वो लोग देखते हैं कि उसने अपनी बॉडी को अपने पेट के साथ मर्ज कर दिया था और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लू उससे लड़ने के लिए अपने पेट्स को समन करने लगता है। तभी सू उसे पकड़कर वहां से भागने लगता है और उन्हें समझाता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। लेकिन वो तीनों अभी भी कंफ्यूज थे और उन्हें नहीं पता था कि वो लोग भाग क्यों गए। तभी शिंग रेंगता हुआ उसकी तरफ आ जाता है। उसे देखते ही वो दोनों हार मान लेते हैं, लेकिन उस बुढ़िया के हार मानने से पहले ही उसने उसे घायल कर दिया था। उनकी मास्टर उन्हें बख्श देने को कहती है क्योंकि वो ट्रेनर्स नहीं है। दूसरी तरफ सू उन्हें बता रहा था कि उसके टीममेट्स ऐसे ही नॉर्मल लोग हैं जिसे उसने कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करा था, लेकिन अब उसकी वजह से वो लोग खतरे में आ गए हैं। उसने भी नहीं सोचा था कि रूल्स को ऐसे बदल दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाई गुस्सा थी क्योंकि उसे लगता है कि इस रूल चेंज की वजह से लोग एक दूसरे को ज्यादा घायल करेंगे। पर गवर्नर बताता है कि इस कंपटीशन का मकसद ताकतवर सेक्ट को ढूंढना है और उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि अगर कोई यील्ड कर देता है तो उसके पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, तो लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा।
शिंग को पता लगता है कि सरेंडर करने की वजह से उनके पास 0 पॉइंट्स है, तो वो उसके जरा भी काम के नहीं है। वो बुढ़िया उसे दया की भीख मांगने लगती है, लेकिन तभी वो उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। तुम किसी भी काम के नहीं हो, तो तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि अब टोटल 15 टीम्स बची हैं। क्या तुम अब क्विट करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी टीम में तुम अकेले ही बचे हो। पर सू कहता है कि वो अंत तक सर्वाइव करना चाहता है। इसके बाद लू चेंग और टोंग से मिलता है और बताता है कि पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन चेंगू उससे पूछता है कि वो सू के साथ क्या कर रहा है, तो वो उसे याद दिलाता है कि वो एलाइज हैं। इसके बाद टोंग उससे उस लड़की के बारे में पूछती है, तो जैन शर्माते हुए कहती है कि वो लू की गर्लफ्रेंड है, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लोग उसे चढ़ाने में लगे हुए थे और पूछने लगते हैं कि वो शादी कब करने वाला है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कॉम्पिटिशन में सिर्फ 15 सेक्ट बचे हैं और बैक एंड सोसाइटी नंबर 1 पर है और राक्षस सेक्ट सेकंड प्लेस पर है। इसके बाद वहां पर ग्वालिंग भी आ जाती है और बताती है कि वो डॉन से मिली थी और हाई अभी तक जिंदा है और अब वो एक ज़ॉम्बी जैसी लगती है। लू याद करता है कि जब नयान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, वो भी एक ज़ॉम्बी जैसा लगता था, तो वो डॉन से मिलना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे कॉम्पिटिशन को जीतना होगा। अब 200 से भी कम बॉल्स बची हैं और अलग होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सू कहता है कि उन्हें दूसरों पर अटैक करके उनके पॉइंट्स को छीन लेना चाहिए, लेकिन चंगू को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि पॉइंट्स इकट्ठा करते ही वो उन्हें छीन लेगा और वो वैसे भी दूसरों को मारना नहीं चाहता। पर लू को लगता है कि वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पॉइंट्स को चुरा सकते हैं और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। इसके बाद हम 2 ट्रेनर्स को देखते हैं जिन्हें अपने सामने कुछ बॉल्स दिखती हैं, तो उनमें से एक अपने वुल्फ को समन करके बॉल को कलेक्ट करने भेजता है, लेकिन असल में वो बॉल्स नकली थी। तभी लू और उसके दोस्त उनके पीछे पहुंच जाते हैं और चेंग अपने पेट से उनके वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, तो वो उससे बच के भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी टेडी उसके सामने आकर उस पर सुसु अटैक करता है। वो ट्रेनर्स हार मानने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कैक्टस उन्हें पकड़ लेता है और टेडी उनके ऊपर सुसु करके उन दोनों को ही बेहोश कर देता है। लू देखता है कि उनके ब्रेसलेट में टोटल 9 पॉइंट्स हैं और चंग कहता है कि अगर वो उसे यूज करते हैं तो वो सीधा टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी कुछ लोग उनके पीछे आ जाते हैं जिन्होंने जैन को हॉस्टेज ले रखा था। वो ब्रेसलेट हमारे हवाले कर दो, वरना ये लड़की मारी जाएगी। तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ा है, मैं तो लिंगशा पवेलियन की भी नहीं हूँ, वो मेरी मदद क्यों करेंगे। लेकिन लू उसके बदले ब्रेसलेट को देने को तैयार हो जाता है, जो देखकर वो शर्मा जाती है, क्योंकि लू अभी भी उसकी फिक्र करता था। वो उन्हें दोनों ब्रेसलेट दे देता है और उनमें से एक बंदा पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है। तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लड़की को छोड़ने से पहले हमें कुछ सेफ डिस्टेंस पर जाना होगा। लेकिन ये सुन के लू और उसके दोस्त भड़क जाते हैं, पर तभी जैन उनसे कहती है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे देखकर लू समझ जाता है कि जैन के पास कोई प्लान है। तुम्हारे पास 5 मिनट है, लेकिन अगर तुमने उसे रिलीज नहीं किया, मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो जैन के चला जाता है और उसके दोनों बंदे वहीं पर खड़े थे ताकि वो बाकी सब पर नजर रख सके। लेकिन कुछ मिनट्स बाद उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि उसके सेक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये सुन के लू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दोनों बंदे कंफ्यूज हो रखे थे क्योंकि उनका ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। वहीं लू उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि उनके पंटरों के सेक्ट को भी एलिमिनेट कर दिया गया है, जो सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लू जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अचानक से वो उसके पीछे आ जाती है। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना। वही लू कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो उसे बताती है कि उसने अपने पेट फॉक्सी का यूज किया था, जिससे वो किसी भी ठरकी आदमी को अपने कंट्रोल में लाए। जिसके बाद वो सबसे पहले हार मानती है, जिससे उसका सेक्ट बाहर हो जाता है और अगर वो अब उसे हिट करता तो वो भी बाहर हो जाता। तो फॉक्सी जानबूझ के उससे खुद को हिट करवाती है, जिससे उसका सेक्ट भी बाहर हो जाता है। ओ, तो तुमने ऐसे किया, मैं तो बेकार में ही तुम्हारी फिक्र कर रहा था। लेकिन उसकी फिक्र करने के लिए वो उसे एक रिवॉर्ड देना चाहती है और उसे लीडर का ब्रेसलेट पकड़ा देती है। बाय देखते हैं कि पूरी टीम एक इंस्टिंक्ट में ही एलिमिनेट हो गए और उसे लगने लगता है कि कहीं वो भी तो मारा नहीं गए। पर गवर्नर उसे एक सिंबल दिखाता है और बताता है कि वो एक हारे हुए व्यक्ति को अटैक करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। इसके बाद एग्जामिनर्स उन हारे हुए लोगों को उठाने आते हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स अभी भी उनके ब्रेसलेट में थे, क्योंकि एलिमिनेट होने से पहले उन्होंने हार नहीं मानी थी। गोलिंग उनकी मदद करने के लिए जैन का शुक्रिया अदा करती है और टोंग उन्हें अपने सेक्ट में इनवाइट करती है। वहीं जैन लू के साथ फ्लर्ट करने लगती है और पूछती है कि क्या जाने से पहले वो उसे किस फंसी करना चाहेगा, लेकिन लू कहता है कि उसे इन सब में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो बाकी सब के साथ वहां से जाने लगती है और सोचती है कि लू बदल गया है, लेकिन अब वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी है। इसके बाद वो सभी लोग उन ब्रेसलेट्स के पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और अब उनके पास टोटल 26 पॉइंट्स हैं और जैन को लगता है कि इतने पॉइंट्स के साथ उनका सेक्ट नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन तभी सू उनसे अपने हिस्से के पॉइंट्स मांगने लगता है और लू से कहता है कि वो अपने ब्रेसलेट्स के 5 पॉइंट उसे दे दे और अब उसके पास टोटल 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। बाई देखती है कि लिंगशा पवेलियन के पास अब टोटल 41 पॉइंट्स है और उसे लगता है कि शायद वो नंबर 1 पर पहुंच गए होंगे। लेकिन तभी एग्जामिनर आके उन्हें बताता है कि वो 2nd पोजीशन पर है
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई की है। बिना किसी भी सेक्ट को नुकसान पहुंचाए उन्होंने इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। बाई देखती है कि उनके एक मेंबर के पास टोटल 17 पॉइंट है और टोंगशू को लगता है कि ये उनका नया मेंबर होगा, जो कि एक जवान और हैंडसम लड़का है। ये सुन के बाई उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि कंपटीशन के खत्म होने के बाद उन्हें लिंगशा पवेलियन में जाना चाहिए। इसके बाद अनाउंसर बताता है कि अब टोटल 10 टीम्स बची हैं। इस सेक्ट की बेकन सोसाइटी अभी भी टॉप पोजीशन पर है और उनके पास 54 पॉइंट्स हैं। वहीं लिंगशा पवेलियन 45 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है। वहीं राक्षस सेक्ट गिरकर तीसरी पोजीशन पर आ गया है और उनके पास 43 पॉइंट्स हैं। लेकिन डवान लिंगशा पवेलियन से नहीं हारना चाहता था। वहीं लिंगशा पवेलियन बहुत ज्यादा खुश है और उन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं। पर अब एग्जाम अपने नेक्स्ट फेज में जाता है और हार मानने का ऑप्शन हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो पूरा आइलैंड पानी के अंदर जाने लगता है और गवर्नर बताता है कि पार्टिसिपेंट्स पानी को नहीं छू सकते। उन्हें आइलैंड की ऊपरी जगह पर जाना होगा जहां पर उन सबकी फाइनल लड़ाई होगी। लू जानता है कि अब ये खतरनाक हो चुका है क्योंकि वो हार नहीं मान सकते, तो वो सब लोग अपने अपने पेट्स को सामन कर लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही उनके सामने डॉन आ जाता है। उसका एक टीम मेंबर अपने पेट्स को सामन करता है, जो कि अपने टेंटिकल से लू को पकड़ लेता है। वो जानता है कि अगर उसकी ब्रेसलेट पानी के अंदर चली गई तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो टेंटिकल उसे पानी के अंदर खींचता, वो अपनी ब्रेसलेट को सू की तरफ फेंक देता है और कहता है कि वो उसका ध्यान रखे, 3 मिनट से पहले वो बाहर आ जाएगा। पानी के अंदर उसे एक बड़ा सा ऑक्टोपस दिखता है, लेकिन उसे देखकर वो उल्टा खुश हो जाता है क्योंकि अगर नायान उसे खा जाती है तो वो सोल बिल्डिंग के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगी। डॉन कहता है कि लिंगशा पवेलियन बिल्कुल ही नल्ली है और अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने ब्रेसलेट्स को उनके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन जान कहता है कि इससे पहले वो लो को आजाद कर दें। ये सुन के डॉन को गुस्सा आ जाता है और हाइमी की पावर्स की धमकी देता हुआ उनसे पूछता है कि वो उस कल के आए लौंडे के लिए उसे लड़ने के लिए क्यों तैयार है, और वो फिर से उनसे कहता है कि उन्हें लिंगशा पवेलियन को छोड़ देना चाहिए। पर गोलिंग उसे याद दिलाती है कि वो लिंगशा पवेलियन को छोड़ चुका है, तो वो उससे लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद उन तीनों के पेट्स आपस में लड़ने लगते हैं, पर उन्हें लड़ता हुआ देखकर टोंग को लगता है कि वो वहां कुछ भी नहीं कर पाएगी और वो भागने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी एक ट्रेनर उसके पीछे आ जाता है और अपने ब्राउन पांडा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सोल बिल्डिंग के 5th स्टेज पर है। दूसरी तरफ ये गद्दार फिर से लू के पॉइंट को छीनने की सोचने लगा था और वहां से भाग रहा था, पर तभी अचानक से उसके सामने एक डायनासोर आ जाता है और उसका ट्रेनर वोंग्यू सेक्ट का मास्टर है। वो पिछली बेइज्जती के लिए सू को सबक सिखाना चाहता था, पर वो उसे बताता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उनके पीछे राक्षस सेक्ट के लोग हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा ही पेट एक एंशिएंट एनिमल है, मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक टीरेक्स आ जाता है, जो कि उसकी छोटे से डायनासोर को खा जाता है। ये देखकर वो भी डर जाता है और किंग के पीछे लटक कर वहां से भागने लगता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो उसकी पकड़ से बाहर आ जाता है और नायान को समन करता है, जो कि सोल बिल्डिंग के 9th स्टेज पर है। ऑक्टोपस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नायान उसके सारे टेंटिकल्स को डच कर रहा था और एक बड़ा सा वॉलपूल बनाता है, जिसके अंदर वो ऑक्टोपस खींचा जाता है। ऑक्टोपस वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन नायान उसे खींचकर पूरा का पूरा खा जाता है। लू सरफेस पर बाहर आता है और ऑक्टोपस के ट्रेनर का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो कैक्टस उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद लू भागता हुआ सू के पास पहुंचता है। ओए चिंडी, मेरा ब्रेसलेट वापस कर। वो लो को देख के बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन वहां इतनी तेज हवा चल रही थी कि उसे सू की एक भी आवाज सुनाई नहीं देती। टीरेक्स वहां पर वापस आ जाता है और सू लू के ब्रेसलेट को उसे वापस दे देता है, लेकिन उसकी मदद करने की जगह लू वहां से भाग जाता है और उसने सू को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। इसके बाद लू टोंग के पास जाता है, जो उसे बताती है कि उसका पांडा ब्राउन पांडा के सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद वो अपने कैक्टस से ब्राउन पांडा को जकड़ लेता है और पांडा से कहता है कि वो नायान को कलर कर दे। दूसरी तरफ हाइमिन चैंग और गोलिंग के पेट्स को हरा देती है, पर उसी वक्त वहां पर लू आ जाता है और नायान को समन करता है। लेकिन उसके हुलिये को देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। डॉन लू से नफरत करता है क्योंकि वो फैन जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, पर फैन को धोखा तो तुमने दिया था ना। वो डॉन से लड़ने की तैयारी करने लगता है और चैंग को सू की मदद करने के लिए भेज देता है, जो कि अभी उस टीरेक्स से भाग रहा था। चैंग उसके सामने आ जाता है और अपने पेट को एक पेड़ पर अटैक करने को कहता है, लेकिन तभी वो टीरेक्स वहां आकर उस पेड़ को बचा लेता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ पर असल में उसका ट्रेनर छुपा हुआ था। इतनी जल्दी लोकेशन का तुमने पता लगा लिया, सच में कमाल के हो तुम। लेकिन वो टीरेक्स अभी भी उनके ऊपर अटैक करता ही जा रहा था, तो वोंग्यू गेट का मास्टर अपने ब्रेसलेट को चैंग के ऊपर दे मारता है और अकेला वहां से भाग जाता है। चैंग को समझ नहीं आता कि वो स्टेरेक्स को कैसे हराएगा, क्योंकि उसके पेट का अटैक उस पर जरा भी काम नहीं किया। और मोकॉन बताता है कि उसने अपने फॉक्सेस को भी यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्टेरेक्स को जरा भी डैमेज नहीं कर पाए। तो चैंग उन दोनों के पावर्स को कंबाइन करना चाहता है, सो वो अपने दोनों पेट्स को एक स्पाइरल में घुमाने लगता है और जब थॉर्न अपने स्पाइक्स को शूट करता है, वो आइस और फायर से कवर होते हुए जाते हैं।
इसकी वजह से वो टीरेक्स जलने लगता है। यानी अगर वो फायर स्पाइक्स को उसकी स्किन के अंदर डाल दें तो वो टीरेक्स को हरा सकते हैं। लेकिन उसके पास अभी भी एक टेक्निक बची हुई थी। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के पेट्स टर्न हो जाते हैं और हिल नहीं पा रहे थे। वो टीरेक्स उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन एन वक्त पर मिंगान आकर उसे हरा देता है। मुझे यकीन नहीं होता उसकी रोर का असर मेरे एम्परर लेवल ड्रैगन पर हो गया। जैंग को लगता है कि वो उन्हें बचाने आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और ये ब्रेसलेट अब ये मेरा हुआ। लेकिन उस ब्रेसलेट को देखते ही वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम पैंडा को देखते हैं, जो कि ब्राउन पैंडा से अभी तक पिटाई खा रहा था। तेरा पिद्दू पैंडा मेरे पैंडा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बेहतर यही होगा कि तुम ब्रेसलेट हमारे हवाले कर दो। टोंग पैंडा को रुकने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और लड़ता ही जाता है। और वो याद करती है कि लू ने उसे कहा था कि उसे खुद पर भरोसा करना होगा। अगर वो अपनी ताकत नहीं दिखाएगी तो उसका पेट उसकी बात कभी मानेगा नहीं। वो याद करती है कि सेक्ट में वो बस एक कुक थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास भी एक पेट होगा। लेकिन जब उसके दोस्त पेट के साथ ट्रेन किया करते थे, उसे बहुत अच्छा लगता था। वो अपने कुक वाली जिंदगी के साथ बहुत खुश थी। लेकिन फैन भी उसके ऊपर भरोसा करता था और कम से कम उसके लिए तो बनना ही होगा। वो फिर से पैंडा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तो उसे गोल गोल घुमाकर पकड़ती है। सुन ब्लैक एंड व्हाइट, मेरी बात पर ध्यान दे। वो पांडा याद करता है कि उसने ट्रेनर का क्या हाल किया था और ये सोचकर उसे डर भी लगने लगता है। तुझे बस मेरी बात माननी है और हम उसे हरा सकते हैं। इसके बाद वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगता है। ब्राउन पैंडा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हॉर्न से बहुत ज्यादा तेज रोशनी कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ नहीं दिख रहा था। उसे लगता है कि उसका पेट जीत रहा होगा, लेकिन तभी वो उसे जाके पंच कर देता है और वो रियलाइज करता है कि उस छोटे से पैंडा ने इल्यूजन कास्ट किया था। हमें पता चलता है कि टोंग ने पहले लाइट से उसके अंधा कर दिया और फिर दोनों पैंडा के कलर चेंज करके उसे कंफ्यूज कर दिया और इस मौखिक फायदा उठाकर उन दोनों को ही हरा दिया। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो कि डॉन से लड़ने वाला है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम डॉन को देखते हैं, जो कि फैन के पास जा रहा था और उसे बताता है कि हाई अब मैच्योर स्टेज पर पहुंच गया है और अब वो एक लॉर्ड जितना ताकतवर है और इसकी पोटेंशियल का पता लगाने के लिए वो फैन की मदद मांगता है, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट को देखते हैं, जब लू खुद को पानी से घेर लेता है, जो देखकर डॉन को फैन की याद आने लगती है। वहीं गोलिंग अपने पेट की मदद से वहां से जा रही थी और लू से कहती है कि वो डॉन को अपनी बात रखने का मौका दे। हाय अपनी स्पीड की मदद से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन लू उसे एक पानी के बबल में कैच कर लेता है। आखिर वो इस स्किल को कैसे यूज कर सकता है? इसे तो हाय को रोकने के लिए फैन ने यूज किया था। वो बड़ी ही तेजी से लू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो अपने बैरियर की मदद से उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रहा था। तुम कभी नहीं सीखते, तुमने हमारी पिछली फाइट में भी यही मूव यूज किया था। लू वाटर बॉल्स की मदद से हाई के ऊपर अटैक करता है, जो कि अपने क्लॉ से एक वाटर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी वो हाइमी को एक पानी के वोर्टेक्स में पकड़ लेता है। ये उस स्किल का भी कैसे यूज कर पा रहा है? पास्ट में उनकी स्पारिंग के दौरान फैन ने इसी स्किल का यूज किया था, लेकिन हाई अपनी इंस्टिंक्ट्स की मदद से उस पानी से बाहर आ जाती है और फैन के ऊपर अटैक करती है। तो डॉन हाई से कहता है कि वो फिर से उसी मूव का यूज करे, लेकिन तभी लू उसे एक पत्थर पर दे मारता है। ये देखकर डॉन हैरान हो जाता है कि हाई ने पिछली फाइट की तरह अपनी मूव का यूज नहीं किया था। लू उसे बताता है कि राक्षस सेट मरे हुए पेट्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन डॉन इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि हाई सच में मर चुका है और वो फिर से हाई को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लू नियान से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बचकर सीधा लू पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डॉन देखता है कि वहां पर लू था ही नहीं और वो अचानक से ही उसके पास आकर उसे जमीन पर पटक देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। क्या तुमने ही फैन को धोखा दिया था? ये सुन के डॉन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लू उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गोलिंग उसे समझाती है कि डॉन फैन की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, पर लू उसे बताता है कि फैन का पेट बिल्कुल राक्षस के पेट्स की तरह दिखने लगा था, तो जरूर इसमें उनका कोई हाथ है। डॉन कहता है कि वो फैन को कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो उनके प्रति लॉयल था, और वो बताता है कि सेक्ट को छोड़ने के बाद उसने हाई को रिवाइव करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन सभी की नजरों में वो एक पागल की तरह दिख रहा था। लेकिन उसने राक्षस सेक्ट के बारे में सुना था, जिनके पास डेड पेट्स को वापस जिंदा करने की एक यूनिक स्किल है। राक्षस सेक्ट का मास्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, इस शर्त पर कि वो उनके सेक्ट करेगा। वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसने उन्हें हाई को रिवाइव करते हुए नहीं देखा था और उसे लगता है कि ये शायद किसी मैजिक पिल की वजह से हुआ है। डॉन को भी राक्षस सेक्ट ठीक नहीं लगता, लेकिन हाई को जिंदा करने के लिए वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया। लू को उसकी हर बात पर यकीन हो जाता है, तो वो उसे जाने देता है और कहता है कि कंपटीशन के बाद उन्हें साथ में मिलकर राक्षस सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर मित्सी नाम की ट्रेनर आ जाती है और अपने बॉम्ब से उनके ऊपर अटैक कर देती है। गोलिंग डॉन को वहीं पर रुकने को कहती है और खुद लू की मदद करने के लिए चली जाती है। डॉन को लगता है कि अब लिंगशा में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन जब वो गोलिंग को जाता हुआ देखता है, वो इमेजिन करता है कि लिंगशा में उसका फिर से स्वागत कैसा होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी हाई उसके पास आती है और डॉन उसे एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए माफी मांगता है। मित्सी उड़ती हुई वहां से जाने लगती है
और न्यान उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके मुंह को स्टैब कर देती है और खींच के उसे जमीन पर पटक देती है। गोलिंग भी लू की मदद करने जाने लगती है और मित्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हर अटैक को डच कर रही थी और अपने पेट की मदद से वो मित्सी को उस लाइन में कवर कर देती है। इसकी वजह से वो अपने पंखों का यूज नहीं कर पाती और जमीन पर गिरने लगती है, पर ऐन वक्त पर वो गोलिंग को पकड़ लेती है, जिससे वो दोनों साथ में नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने पर गोलिंग देखती है कि उसका पेट बेहोश हो गया है, तो वो उसे वापस बुला लेती है। तभी मित्सी वहां आकर उसे चारों तरफ से आग में घेर लेती है और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। आग की वजह से गोलिंग सांस नहीं ले पा रही थी और वहां पर बेहोश होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर हाइमी आ जाती है और नीचे गिरने से पहले डॉन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। पर वो देखती है कि हाइमी अभी भी आग के अंदर थी और वो उसे बचाने को कहती है। रहने दो, लू सच कह रहा था, हाई की पहले ही मौत हो चुकी है। मैं बस उससे इतना प्यार करता था कि मैंने उसे जाने ही नहीं दिया। वो उसके साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है और रोने लगता है, पर वो जानता है कि उसे हाइमी को आराम करने देना होगा और वो आग धीरे धीरे हाइमी को निगल लेती है। इसके बाद हम वांग्यू गीट के मास्टर को देखते हैं, जो कि एग्जामिनर्स के वहां आने का इंतजार कर रहा था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 6 टीम्स बची हैं, लेकिन तभी उसके पास शिंग आ जाता है, जिसे देखकर डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। वहां पर सू और चंग भी पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर ई सेक्ट का एक और मास्टर आता है, जो कि उन्हें मारने के लिए तैयार था। आगे वहां पर उनका लीडर आता है, जो कहता है कि मित्सी अभी भी मजे कर रही है। मित्सी जू पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कैक्टस की मदद से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। सू अपने दोनों फॉक्सेस से शिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन दोनों को हरा देता है। वहीं वो पांडा शाओ के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। टोंग उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन शाओ इस मौके का फायदा उठाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम मिन के फादर को देखते हैं, जो कि उन सबकी फाइट को देख रहा था और उसे भी लगता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि शिंग उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मिन उसे लड़ना चाहता है, तो उसका बापू उसे डांट लगाने लगता है और बताता है कि उसकी एनर्जी खत्म होने वाली है। इसके बाद हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं, जब उसका फादर बिन को बताता है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके सेक्ट का लीडर बने, पर इससे पहले उसके ड्रैगन को मैच्योर स्टेट अचीव करनी होगी, क्योंकि उनका सामना बहुत पावरफुल कॉम्पिटिटर से होने वाला है। तो अपने ड्रैगन की एनर्जी को स्टोर करने के लिए वो दिन रात अपने शरीर को ट्रेन करता है। कंपटीशन से 1 हफ्ते पहले उसका फादर देखने आता है और मिन को लग रहा था कि उसकी बॉडी हल्क जैसी बन चुकी है, लेकिन उसका फादर देखता है कि वो मुश्किल से 2 पॉइंट्स ही स्टोर कर सकता है, तो इस बार उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी वो खुद ही उठा लेता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहां मिम को लग रहा था कि उसका ड्रैगन एम्परर है तो वो शिंग को हरा सकता है, पर उसका फादर उसे बताता है कि उसका ड्रैगन मैच्योर स्टेज पर पहुंचा है, लेकिन शिंग का सेंटिपेड सोल बिल्डिंग के हाईएस्ट स्टेज पर है। मिन कहता है कि वो फोरबिडन स्किल का यूज करेगा। ऐसी बातें मत करो, हम कंपटीशन लगभग जीत चुके हैं। लेकिन वो चंग की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता था। ये सुनने के बाद उसका फादर उसे नहीं रोकता। शिंग चंग को मारने वाला था, लेकिन एन वक्त पर वो ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है और मिन चंग से कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता, क्योंकि उसने अभी तक उसे नहीं हराया है। ड्रैगन शिंग को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने स्पाइक से उसे एस्केप कर देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन मिन जानता है कि वो अभी भी जिंदा है। अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो 25 पॉइंट्स तक इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसने सारे पॉइंट्स पहले ही खर्च कर दिए हैं। लेकिन वो बाकियों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, तो वो अपने फॉरबिडन स्किल का यूज करने का डिसाइड करता है और वो ड्रैगन से कहता है कि वो उसे 10 पॉइंट्स दे, जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो शिंग को जाकर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो जाकर जमीन में टकरा जाता है। लेकिन वो फिर से वापस आता है और लगातार मिन के ऊपर अटैक करता ही जाता है। और अब मिन की एनर्जी खत्म हो रही थी, तो वो ज्यादा देर तक उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। शिंग उसे खत्म करने वाला था, लेकिन वो ड्रैगन को कहकर 10 पॉइंट्स और ले लेता है और शिंग को फिर से पंच करता है। इन सब की वजह से शिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पाइक से मिन को जमीन में दबा देता है। शिंग उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शिंग उसके पेट को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। आगे मिन ड्रैगन से कहता है कि वो उसे 30 पॉइंट्स दे, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाता है। लेकिन उसका फादर जानता है कि इस लोन के बदले उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। वो उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है और फिर से पंच मार के उसे जमीन में घुसा देता है और लड़ाई को खत्म करने के लिए वो अपने स्काई डिस्ट्रॉइंग पंच का यूज करता है। दूसरी तरफ शाओ पांडा को एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ देखता है और अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो ये देखकर हैरान था कि पांडा अभी भी जिंदा है। टोंग अपने रेजोनेंस स्किल का यूज करती है और उसे देखकर शाओ पहचान जाता है कि वो एक लॉर्ड की स्किल है, जिसके बाद पांडा उसे खींच के मुक्का मारता है और उसे भी हरा देता है। दूसरी तरफ मिन शिंग के ब्रेसलेट को ले लेता है और चंग आकर उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी मिन रोने लगता है, क्योंकि उसने ड्रैगन से 50 पॉइंट्स उधार लिए थे और उसके कर्जे को चुकाने के लिए उसे बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लू मित्सी के अटैक्स को डॉज कर रहा था और अपने कैक्टस की मदद से उसे पकड़ लेता है, और जब कैक्टस उसे गोल गोल घुमा रहा था, वो अपने स्केल बॉल को एक तलवार में ट्रांसफॉर्म करता है और उसे मित्सी के ऊपर अटैक करके उसे हरा देता है। जिसके बाद वो गोलिंग के पास जाता है
गुलिंग बताती है कि डॉन सुधर गया है, लेकिन तभी वो उसे नीचे गिरा देता है और लू को अपना ब्रेसलेट दे देता है। आगे वो उन्हें बताता है कि वो राक्षस सेक्ट के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो वो सेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। गवाही देखता है कि उसके सारे टीममेट्स हार चुके हैं, तो अपने स्किल का यूज करके उन तीनों के पेट्स को चुरा लेता है। वो टर्टल के ऊपर लेजर बीम से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पानी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादातर कैंडिडेट्स पानी में डूबने लगते हैं। तो गवर्नर एग्जामिनर्स को उन्हें बचाने का ऑर्डर देता है। वहीं मिन को तैरना नहीं आता था, तो वो डूबने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर टेंगी आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि वो जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो पानी के अंदर हैं। मिन ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो उन सबको हवा में लेकर जाए, लेकिन वो देखते हैं कि वो भी पानी में डूब रहा था। इसके बाद एग्जामिनर्स आकर सभी पार्टिसिपेंट्स को बचा लेते हैं। लू गवाही से कहती है कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया, पर मैंने एक भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। ज्यादातर टीम्स कंपटीशन से बाहर हो गई हैं, तो मैं जीत चुका हूँ। लेकिन तब अनाउंसर बताता है कि अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लू अभी भी आइलैंड के ऊपर है। बाई ये देखकर खुश थी कि लिंगशा पवेलियन अभी भी कंपटीशन में है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो गवाई को हरा सकते हैं। लोग लिंगशा पवेलियन की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानते, चाहे उनके जीतने का 10% चांस ही क्यों ना हो। लू एक असेंडिंग मटेरियल का यूज करके नायन को अगली स्टेज पर ले जाता है, जिसके बाद वो गवाई के पास जाता है और नायन को समन करता है। उसे देखते ही गवाई उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लू उसके सभी अटैक्स को बबल में पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे नायन को खिला देता है। नायन उन फायर बॉल्स को मुंह में भरने के बाद वापस से गवाई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सभी को डॉच कर लेता है और लू के ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। इसके बाद वो लगातार उनके ऊपर अटैक करता ही जाता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है, लेकिन लू नायन से उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक जमीन पर था और तुरंत ही वापस आकर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर लू अपने लॉर्ड रेजोनेंस स्किल का यूज करता है, जिसके बाद नायन उसे खा जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मूवमेंट्स पूरी तरह से सिंक हो जाती हैं। गवाई अपने लेजर बीम से लू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू उसकी बॉडी से बाहर आकर उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉच कर लेता है और नायन पानी से बाहर आता है और गवाई को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो उससे बचने के लिए नायन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नायन में बेब्लेड की आत्मा आ जाती है और वो गोल गोल घूम के उसके सभी अटैक्स को डिफेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पूंछ से उसे ऐसा चमाट मारता है कि वो सीधा जाकर पानी में घुस जाता है और ऐसा लगता है जैसे वहां कोई मिसाइल फटा हो। वहीं कवाई कंफ्यूज हो रखा था क्योंकि नियान की मूवमेंट्स अचानक ही बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है और लू से पूछता है कि वो किस ट्रिक का यूज कर रहा है। लू से बताता है कि उसकी फीलिंग्स और विजन नायन से कनेक्टेड है, तो वो कवाई के अटैक्स को स्लो मोशन में देख रहे हैं। इन सबसे परेशान होकर कवाई अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करता है। नायन उसके सभी अटैक्स को डच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर अटैक से नहीं बच पाता। मौके को देखते ही कवाई उसके ऊपर एक और अटैक करने लगता है, लेकिन एन वक्त पर नायन लू को गवाई की तरफ फेंक देता है, जो अपने स्टील बॉल को ट्रांसफॉर्म करके एक गॉन्टलेट में बदल देता है और गवाई को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर चला जाता है। बाई ये देखकर खुश थी कि लिंगशाओ पवेलियन जीत चुकी है और टैंगशू से कहती है कि वो उस बंदे से मिलना चाहती है जिसने लिंगशाओ को जिताया है। लू एग्जामिनर्स को वहां पर आकर उसे पिकअप करने का इंतजार कर रहा था और उसे लगता है कि लिंगशा पवेलियन के पास आखिरकार फिर से रिसोर्सेज आ जाएंगे और वो लीग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तभी कवाई के पेट्स उसे ही खा जाते हैं और एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और नायन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से डच नहीं कर पाता, तो लू उसे वापस को ला लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लू के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उसकी आंख को छूता है, लेकिन तभी उसका पूरा शरीर अजीब सी पावर से ही घिर जाता है और एक आवाज मॉन्स्टर से कहती है कि वो उसे परेशान करना बंद करे। तभी लू के अंदर से एक मुक्का बाहर आता है और मॉन्स्टर को पंच कर देता है। लू को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जब तक ये अजीब पावर मॉन्स्टर को हराती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी पावर्स गायब हो जाती हैं। ये पावर्स मुझे बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही, लगता है मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी एक स्नेक उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो स्नेक टोंगशू का है। इसके बाद वहां बाई भी आ जाती है। तुम लू का ध्यान रखो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। ये सुनकर बाई खुश हो जाती है क्योंकि अब वो लिंगशाओ के हीरो से बात कर पाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, जब तुमने मेरी टर्म्स को मारने से मना कर दिया था? मैंने तुम्हें मार दिया था। मुझे भूख लगी है, अभी मुझे उस लड़की से ही काम चलाना होगा। जिसके बाद वो लू के शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और जब बाई उसके थोपड़े को देखती है उसे समझ नहीं आता कि उस जैसा ठरकी आदमी लिंगशा पवेलियन का हीरो कैसे बन गया। वो अपने स्नेक को समन करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो अपने हाथ को झटक के ही उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद
वो बाई को जमीन पर दबाने लगता है, जिसकी वजह से बाई घबरा जाती है। दूसरी तरफ टोंगशू का स्नेक उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और अपने स्किल का यूज करके उसे पूरी तरह से जमा देता है और आखिर में अपने मुंह से दबाकर उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर लू और बाई के ऊपर जाती है, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और लू को लात मारकर अपनी बहन से दूर करता है। लू जब जमीन पर गिरता है उसे होश आ जाता है और उसे लगता है कि जो चीज उससे बात कर रही थी उसी ने असली लू की जान ली थी। टोंगशू का स्नेक लू को पानी से बाहर निकालता है और बाई उसे बताती है कि उसका लू के साथ पुराना हिसाब किताब है, जो सुनकर टोंगशू भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद कंपटीशन का विनर लिंगशा पवेलियन को डिक्लेयर कर दिया जाता है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन लू उनके पास नहीं था। तो एक एग्जामिनर उन्हें बताता है कि उसे टोंगशू ले चला गया है। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि बाई के मैंशन में जा रहा था। मैं फोन के साथ चेस किया करता था। मैं उससे नफरत करता था क्योंकि वो एक प्लेन से खुद से नीचा समझते थे, लेकिन उसने अपने दिमाग को हमेशा से शांत रखा और पवेलियन को ग्रो करता गया, भले ही दुनिया कुछ भी कहती रही। और यही वजह है कि मैं फैंग की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब लिंगशाओ एक डी क्लास सेक्ट बन चुका है। क्या तुम में इतनी काबिलियत है जो फैंग की तरह इस सेक्ट को फिर से ऊपर उठा सको? फैंग अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचता है जो चाहते हैं कि उनका पवेलियन फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचे, और वो कहता है कि वो लोग किस्मत से नहीं हारने वाले और पवेलियन को पहले से भी बड़ा और महान बनाएंगे। तुम और फैंग काफी एक जैसे हो, पर मुझे उस कैटफिश के बारे में बताओ जो तुमने चुराया था। ये सुन के लू घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो फिश को खा चुका है, जिसके बाद वो बाई से कहता है कि वो लू को चैम्बर में लेके जाए क्योंकि वो उसकी करतूतों के लिए उसे सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ गुलिंग फैंग के लिए एक लेटर लिखती है और बताती है कि वो लोग फिर से एक डी क्लास सेक्ट बन गए हैं। उनके लिए समय बहुत मुश्किल था, पर उसे हर वक्त ऐसा लगा जैसे फैंग उसकी मदद कर रहा हो। दूसरी तरफ लू 9 को समन करता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सेक्ट को वापस टॉप पर पहुंचाने के लिए सब कुछ करूंगा। और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना, और अगला सीजन आते ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और बाकी के जो एनिमेज हैं उनका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलना।